नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन प्रोग्राम नमस्कार एमपी में। प्रोग्राम के इस एपिसोड को लेकर मैं हूं वृंदा प्रधान अजमेरा। स्वागत है फिर एक बार आप सभी दर्शकों का हमारे इस खास प्रोग्राम में। दूरदर्शन मध्य प्रदेश की खास पेशकश आज का ये प्रोग्राम। जी आज के इस प्रोग्राम में आप सभी जुड़ चुके हैं और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम लाइव फोन इन प्रोग्राम होता है, तो हमारे कुछ नंबर्स भी आपके लिए हैं जिनका उपयोग करके आज आप हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। हम आपको बता दें कि हमारे जो फोन नंबर्स हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले होते जा रहे हैं। आप नंबर चाहें तो नोट कर लें 0755-266-0049। साथ ही हमारा टोल फ्री नंबर 1800-233-0040। ये दोनों नंबर आपकी सुविधा के लिए हैं। नंबर्स का उपयोग करके हमारे आज के इस प्रोग्राम में आप जुड़ें और हमारे विषय विशेषज्ञों से आप बातचीत करें। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और उसके पहले कि हम आपको गुजरात लेकर चलें, उसके पहले अपने एक्सपर्ट से आपको मिलवा देते हैं। तो दूरदर्शन के स्टूडियोज में आज हमने आमंत्रित किया है हमारे आज बहुत खास मेहमान को, तो आइए आप उन मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में है आज प्रमोद कुमार मांझी। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। प्रमोद कुमार मांझी आज हमारे साथ में है, डीआईजी हेड ऑफ ब्रांच सीबीआई एंटी करप्शन ब्रांच भोपाल से आप हमारे साथ में हैं। आज बहुत बेहद खास आज मौका है, विजिलेंस अवेयर वीक की शुरुआत हो चुकी है और आज इस बहुत खास मौके पर आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे जो एक्सपर्ट हैं प्रमोद कुमार मांझी जी से। इसके साथ ही हमारे दूसरे एक्सपर्ट, दूसरे बेहद खास मेहमान, उनसे भी आइए हम आपको मिलवा देते हैं। हमारे वो मेहमान हैं पंकज शर्मा जी। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में आपका। पंकज शर्मा जी डिप्टी सेक्रेटरी हैं आयुष विभाग में, तो आयुष विभाग से जुड़ी हुई भी बातें आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक है उससे जुड़ी हुई बातें, सीबीआई के संबंध में बहुत सारी बातें आज अपने एक्सपर्ट से करेंगे। उसके पहले हम सब जानते हैं कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का आज जन्म दिवस है, जिसको आज हम मना रहे हैं एकता दिवस के रूप में। आग्रह करूंगी हमारे प्रोड्यूसर एस रावत जी से कि हमें गुजरात लेकर चलें। आपको रोकना चाहेंगे, हम ये ऐसी ही तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री केवड़िया पहुंच चुके हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्मरण कर रहे हैं एकता दिवस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का। गुजरात लेकर चल रहे हैं हम आपको। गुजरात की ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए पुष्प अर्पित कर रहे हैं और नमन कर रहे हैं, आदरांजलि व्यक्त कर रहे हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए। सारे भारत को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। आजादी का 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। आजादी की जब 2047 में हम प्रवेश करेंगे तब भारत पूर्णतः विकसित राष्ट्र बने, विकसित देश बने, यह सपना संजोते हैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी। और देख सकते हैं हम सभी इस वक्त माननीय प्रधानमंत्री जी सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, सभी भारतवासियों की ओर से नमन कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। अविस्मरणीय पल है, ऐतिहासिक पल हम सबके लिए। सबसे बड़ा स्टैच्यू, पर्यटन की यदि हम बात करते हैं तो पर्यटन की दृष्टि से भी हम सभी जाते हैं, पूरे भारतवर्ष से सैलानी जाते हैं गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दर्शन करने के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो विशाल मूर्ति बनाई गई है उसे देखने के लिए पूरे विश्व भर से सैलानी यहां आते हैं। अविस्मरणीय पल हम सब के लिए कि आज एकता अखंडता के सूत्रधार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती है। संपूर्ण भारत को अखंड भारत बनाने में, एकता के सूत्र में पिरोने में जिनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। बात करते हैं यदि हम आजादी के महासंग्राम की, तो उसमें भी बहुत प्रमुख भूमिका रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। 31 अक्टूबर का दिन है। 31 अक्टूबर वो विशेष दिन है जब आज पूरे भारत में बड़े धूमधाम से हम सभी मना रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती। और उनके जन्मदिन के साथ ही उनके जन्मदिन का जो सप्ताह है, पूरा सप्ताह मनाया जाता है विजिलेंस अवेयरनेस सप्ताह के रूप में।
गुजरात में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सबसे बड़ा स्टैच्यू है उसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं हम। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के बेहद खास प्रोग्राम नमस्कार एमपी से जुड़े हुए हैं आप सभी। माननीय प्रधानमंत्री जी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के पश्चात, श्रद्धांजलि देने के पश्चात अब उस स्थान से शनय शनय वापस प्रस्थान कर रहे हैं। आइए हम सब भी नमन करें, आदरांजलि व्यक्त करें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चरणों में। एकता के सूत्रधार, एकता के प्रवर्तक, अखंड भारत का सपना जिन्होंने देखा था, अविस्मरणीय क्षण। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी इस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए नमस्कार एमपी कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं आप सभी। इस वक्त दूरदर्शन मध्य प्रदेश की प्रस्तुति, हम सब जानते हैं कि ये प्रोग्राम सोमवार से शुक्रवार तक प्रसारित किया जाता है। लाइव फोन इन प्रोग्राम होता है, समय होता है 12 बजे से 1 बजे तक। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैच्यू है, उस स्टैच्यू को हम सभी देख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी श्रद्धांजलि देते हुए हम सबकी ओर से आज के दिन पूरे भारतवर्ष को एकता दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। अखंड भारत का सपना देखने वाले और भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम भारत सरकार के प्रथम गृह मंत्री रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हम जो भी कहें निश्चित ही वो कम होगा। तो आइए एक बार फिर रुक करते हैं दूरदर्शन के स्टूडियोज में वापस, और फिर से हम मिलवाते हैं अपने मेहमानों से आपको। हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में आज बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। प्रमोद कुमार मांझी, आप डीआईजी हैं, हेड ऑफ ब्रांच सीबीआई और एंटी करप्शन ब्रांच भोपाल से आज हमारे बीच में है। सर एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे स्टूडियोज में। सर, विजिलेंस अवेयरनेस वीक की शुरुआत हो चुकी है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है। आज के दिन से 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक ये सप्ताह हम मना रहे हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि सीबीआई की क्या भूमिका होती है करप्शन को मिटाने में, करप्शन के निवारण में, भ्रष्टाचार निवारण में क्या भूमिका होती है सीबीआई की? सीबीआई भारत की प्रमुख प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और सीबीआई की शुरुआत भी एक एंटी करप्शन एजेंसीज के रूप में हुई थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, बैंक, पीएसयू आदि जो भारत सरकार के उपक्रम या ऑफिसेस हैं, वहाँ जो भ्रष्टाचार को मिटाने में सीबीआई का अहम रोल रहा है। और इस रोल को पब्लिक ने भी, माननीय न्यायालय ने भी और सभी लोगों ने उसे सराहा है। सीबीआई का हमेशा से प्रयास रहा है कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया जा सके और भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाया जा सके। जी, तो निश्चित ही सीबीआई की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है भ्रष्टाचार निवारण में, करप्शन को दूर करने में। जी, जानना चाहेंगे सर, सीबीआई के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से हम समझना चाहेंगे। सीबीआई की यात्रा ऐतिहासिक रही है। 1941 में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय में वार डिपार्टमेंट से जो रसद सामग्री या हथियार भेजे जाने चाहिए था, वो उपयुक्त जगहों पे और पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच रहे थे जितना भेजा जा रहा था। तो तत्कालीन जो भारत की सरकार थी, उन्होंने ये निश्चय लिया कि एक स्पेशल टीम बनाया जाए। तो उसका नाम उसी समय से स्पेशल पुलिस करके रहा। और माने आप देखेंगे कि 36 लोगों की ये जर्नी शुरू हुई थी जी। जो 24 ऑफिसर थे और 12 सपोर्टिंग स्टाफ थे। उन सब ने मिलकर युद्ध के दौरान ये इंश्योर किया कि जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनको सजा दिया जाए। और इसका फ़ायदा ये हुआ, विजिलेंस एक्टिविटी का फ़ायदा ये हुआ कि काफ़ी अच्छे तरीके से फिर से सुचारू रूप से चलने लगा रसद सामग्री की आपूर्ति और हथियार वगैरह।
तो एसपी जो उसका नाम था स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट, 1941 से शुरू होकर के और 1 अप्रैल 1963 को इसका जो ये पॉपुलर नेम है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये नाम संसद में हमारे तत्कालीन गृह मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने इसका घोषणा किया था। तो 1963 से ये नाम सीबीआई है और 63 से लेकर आप देखेंगे कि 2022 तक सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन के क्षेत्र में, स्पेशली एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन के क्षेत्र में शानदार काम किया है। जी, और निश्चित ही सीबीआई के कारण हम सभी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। और वाकई यदि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार हमें दिखाई देता है तो मन में जो सबसे पहले नाम आता है वो आता है कि सीबीआई है, चिंता की कोई बात नहीं है। चर्चा को विस्तार देंगे और हमारे साथ हमारे एक और बेहद खास मेहमान आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं पंकज शर्मा जी, आप डिप्टी सेक्रेटरी हैं आयुष विभाग में। सर बहुत स्वागत है आपका। और सर सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आयुष विभाग अपने एग्जिस्टेंस में कब से आया? देखिए, परंपरागत रूप से ये होता था कि आयुष विभाग या भारतीय चिकित्सा पद्धति थी जो थी, इसको हम चिकित्सा का केवल एक हिस्सा मानते थे। लेकिन 2014 में पृथक से आयुष विभाग बना, जिसके अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति की जितनी सारी विधाएं हैं इनको मिलाते हुए आयुष विभाग बना उसी भारत सरकार में। उसी के आधार पर मध्य प्रदेश में भी आयुष विभाग की स्थापना हुई और उसके बाद से हम निरंतर भारतीय चिकित्सा पद्धति से जुड़ी सारी विधाएं, चाहे जिसमें आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, यूनानी है, प्राकृतिक चिकित्सा है, योग चिकित्सा है, सिद्धा है, इन सभी विधाओं को पल्लवित करने का कार्य किया जा रहा है निरंतर। जी सर, कहीं ना कहीं जो चीज़ हमें महसूस होती है, जो बात हम देखते हैं, महसूस करते हैं, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोविड के बाद से जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसकी महत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ी है। यदि हम बात करते हैं योगा की, यदि हम बात करते हैं आयुर्वेदा की, यदि हम बात करते हैं नेचुरोपैथी की, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि लोगों का जो रुझान है वो कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा हो गया। बिल्कुल आपका कहना सही है। कोविड जो है वो चिकित्सा शिक्षा या चिकित्सा पद्धति में एक बिल्कुल वाटरशेड ईरा माना जाएगा कि इससे पहले हम ये मानते थे कि जब बीमार होंगे तभी हमको डॉक्टर के पास ये जाना है। लेकिन इसमें हमने देखा कि अच्छे से अच्छे लोग जो फिजिकली फिट थे, सब तरीके से दुरुस्त है, वो भी कोविड के शिकार हुए। और हम जो परंपरागत चिकित्सा शैली है जिसको एलोपैथी चिकित्सा कहते हैं, वो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए और वो इसमें जब तक वैक्सीन नहीं बना उसका कोई उपाय नहीं ढूंढ पाए। उस समय भारतीय चिकित्सा पद्धति, चाहे वो हमारे काढ़े हों या इसके अलावा इम्यूनिटी बूस्टर हों, इसके अलावा जो हम योग चिकित्सा से जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती थी, इन सब चीज़ों को ना केवल राष्ट्रीय स्तर पे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी मान्यता हुई, इसकी रिकॉग्नाइजेशन हुई, इसके ऊपर कई शोध हुए और उस शोध में ये प्रमाणित हुआ कि हाँ, भारतीय चिकित्सा पद्धति जो है कोरोना से लड़ने में काफी हद तक सक्षम है, कारगर है। बिल्कुल सर, आपसे हम चर्चा करेंगे। मांझी सर के लिए कॉल तैयार है, हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं। विषय है ही इतना संवेदनशील कि लगातार कॉलर जुड़ रहे हैं। मांझी सर से बात करें उसके पहले सर एक क्वेश्चन आपके लिए हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि सर ये जो अपना जो एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम है, तो वहाँ कहीं ना कहीं प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं। अक्सर बीमारी हो जाती है तो सिम्टम्स के लिए दवा दें और सिम्टम्स को ठीक करके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देकर हम कहीं ना कहीं प्रोफाइलेक्टिक उसका ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। पर यदि हम बात करते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो ये इम्यूनिटी पे बात करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की बात करता है। किस तरह से अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है? कौन कौन से इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं घर में अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए? इस बात पे हम आपसे चर्चा करेंगे। उसके पहले हमारे कॉलर जो हमसे जुड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, नमस्ते मैडम। जी नमस्कार जी, मैं महेंद्र पटेल दमोह से बोल रहा हूँ। महेंद्र जी प्रश्न करें। जी, मेरा नमस्कार सीबीआई अधिकारी से है। मेरा क्वेश्चन उनसे ये है कि अभी तक कितना करप्शन मुक्त हुआ है भारत, और आए दिन हम देखते हैं समाचारों में, टीवी अखबारों में कि मतलब करप्शन के केस सामने उजागर हो रहे हैं। तो हम कब तक आशा रखें कि हमारा भारत करप्शन मुक्त हो जाएगा, एक हम ईमानदार देश के तौर पर जी सकेंगे? सर थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। नमस्कार। नमस्ते। आपका प्रश्न जो है वो मेरे ख्याल से अगर पूरी तरह भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगी तो शायद सीबीआई की ज़रूरत नहीं रहेगी या पुलिस की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो समाज है तो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाना ये थोड़ा सा कठिन लग रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार कम हो ये प्रयास सीबीआई का
और भारत सरकार का हमेशा से रहा है। तो ये हम लोग प्रयासरत हैं कि भ्रष्टाचार कम से कम हो। और भ्रष्टाचार क्या है कि भ्रष्टाचार का दैत्य ना अनेक रूपों में बनता बिगड़ता रहता है। तो आप उसको किसी एक तरह की चीज़ों को आप रोकने की कोशिश करेंगे तो कोई और तरीके उसमें शामिल हो जाते हैं। लोग नए तरीके भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं भ्रष्टाचारी वो अपनाते हैं। तो सीबीआई का हमेशा प्रयास रहता है कि दक्षतापूर्वक केसेस की जांच की जाए ताकि भ्रष्टाचारियों को अधिक से अधिक सज़ा दिलाया जाए। और इससे जनता में ये मैसेज जाती है कि भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है भारत सरकार की, और इससे भ्रष्टाचार कम होता है, ये मेरा मानना है। बिल्कुल। और सर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी तरह से उत्तर दिया है इनकी बातों का। सर बिल्कुल सही है कि यदि भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो सीबीआई का क्या रोल बचेगा फिर। पर यदि हम हर व्यक्ति अपने स्तर पर भ्रष्टाचार मुक्त होने की कोशिश करे, सेल्फ डिसिप्लिन होने की कोशिश करे, हम अपने आप को नियंत्रित करने की कोशिश करें कि ना तो भ्रष्टाचार करेंगे और ना ही भ्रष्टाचार होने देंगे, तो शायद मुझे लगता है बहुत हद तक इस समस्या से हम जूझ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा मैम आपने कि जो हमारा देश है वो समाज से बनता है, समाज व्यक्ति से बनता है। तो अगर व्यक्तिगत स्तर पे हम ये कसम खा लें और ये सुनिश्चित करें कि हम भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होंगे और ना ही किसी को घूस देंगे या लेंगे जीवन में, तो एक छोटी सी पहल अगर हर एक व्यक्ति हमारे देश का कर ले तो भ्रष्टाचार मतलब काफ़ी हद तक, मैं ये कहूँगा लगभग खत्म हो जाएगा हमारे देश में। जी बहुत धन्यवाद सर, इतने अच्छी तरह से आपने हम सबको समझाया। सर बात कर रहे थे हम, पंकज सर हमारे साथ में, सर हम आपसे बात कर रहे थे कि किस तरह से इम्यूनिटी को हम अपनी बूस्ट कर सकते हैं और इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर्स जो होते हैं उनका क्या रोल रहता है। देखिए जो हमारी एलोपैथी विधा है, जैसा आपने बताया था कि वो रोगों को पहचानती है और फिर उसके बाद सिम्टोमेटिक हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन जो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है, ये इसको चिकित्सा पद्धति नहीं कहने के बजाय ये समय कहें कि एक इंटीग्रेटेड रूप में पूरी जीवन शैली है जिसमें हम सारी बातें करते हैं। इम्यूनिटी तो केवल एक पार्ट है। हमारा आहार कैसा होना चाहिए, हमारा विहार कैसा होना चाहिए, किस ऋतु में हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो हम ये माना गया है हमारे शास्त्रों में कि स्वस्थ जीवन जो है वही मूल जीवन का आधार है। केवल बीमार होने पर अगर हम रोग के ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो केवल हम एक संकुचित दायरे में देखते हैं। तो इस अगर सेंस में देखें तो आयुर्वेद का बहुत व्यापक चीज़ें हैं जिसमें हम क्वाथ काढ़ा, जिसमें अभी पॉपुलर रूप में काढ़े के रूप में देखा था। आयुष के समय में हम लोगों ने हर घर घर पहुंचाया काढ़ा। करीब ये मान लीजिए कि 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, या लोग कम भी हो सकते हैं लेकिन 3.5 करोड़ से ज़्यादा डोजेस जो है हमने घर घर जाके वितरित किए। और उसका ही परिणाम ये रहा कि मध्य प्रदेश में उसका जो क्वांटम है डेथ का, वो हमारे यहाँ कैजुअलिटी बहुत कम हुई। सेकंड ये है कि इसके बाद अवलेह होते हैं जिसको हम सामान्य भाषा में सबसे ज़्यादा च्यवनप्राश का जानते हैं, क्योंकि च्यवनप्राश का जो सबसे बड़ा कंपोनेंट रहता है आंवला। ये कहा जाता है कि आंवले को अगर जीवन शैली में आप अपने रोज की दिनचर्या में किसी भी रूप में उपयोग करें अगर आंवला, तो आपकी इम्यूनिटी अपने आप बूस्ट होती है। उसके अलावा उसमें बहुत सारे 30-35 दूसरे और माइनर वनौषधियाँ भी रहती हैं, लेकिन अवलेह और काढ़े ये दो हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी विधियां हैं जिनका रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी भी होता है। सी तो है सी, बिल्कुल। और हम लोगों की अब जो जीवन शैली और जीवन पद्धति हुई इसमें हम लोग को विटामिन सी, विटामिन डी, कहीं ना कहीं बाकी सारे प्रोटीन्स वगैरह तो हम आर्टिफिशियल ले लेते हैं, लेकिन जो विटामिन डिफिशियंसीज हो रही हैं क्योंकि एसी और इन सब के बाद में ये होगा कि प्राकृतिक धूप तो आजकल लोगों ने देखना ही बंद कर दी है, तो उसके कारण विटामिन डी की डिफिशियंसी बहुत बड़ा कारण हो रही है। विटामिन सी की डिफिशियंसी, तो इनको उसकी जो रिप्लेसमेंट है वो अगर हम इस शीत ऋतु के समय 4 महीने निरंतर च्यवनप्राश करें तो हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है, और इम्यूनिटी बूस्ट होने से नेचुरली बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो अपने आप खत्म होती हैं। जी तो सर वाकई जो आपने बात करी है उसी में से एक बात निकल के आई है कि कैसे आजकल लोगों में विटामिन डी की डिफिशियंसी होती जा रही है। विटामिन B12 की डिफिशियंसी भी बहुत सारे लोगों में सुनने को मिलती है, और ये नेचुरली इन सब चीज़ों को हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो लोग इंजेक्शंस का भी यूज़ कर रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इंजेक्शंस लगाइए विटामिन डी को ठीक करने के लिए, जो कमी हो गई है, ये विटामिन B12 की कमी को दूर करने के लिए इंजेक्शन लगाएं। तो वो कुछ डोज उनका रहता है, वो पूरा कंप्लीट करें और उसके बाद में नेचुरली कैसे हम इस परेशानी को ठीक कर सकते हैं, क्या
ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ऐसी कोई उपाय है कि विटामिन डी की कमी यदि किसी व्यक्ति को है या विटामिन B12 की कमी किसी व्यक्ति को, तो नेचुरली कौन कौन सी चीजें हम लें जिससे ये जो पूर्ति है शरीर में, इनकी जो कमी है वो पूरी हो सके? इस बात को हम आपसे करेंगे, उसके पहले हम चलते हैं माझी सर की। जी, हमारे कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। उसके पहले कि हमारे कॉलर हमसे जुड़े हैं, माझी सर से हम एक और प्रश्न करना चाहेंगे। जी, नंद स्वरूप जी हमसे जुड़ चुके हैं, हमारे एक और कॉलर। हेलो। हाँ नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, 12 बरकी उत्तर प्रदेश से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि हमारी धरा भी दूषित, वायु भी दूषित, जल भी दूषित, सारी चीजें दूषित, ऐसी दशा में ये बदलते और मौसम में हमें अपने को किस प्रकार से रखरखाव रखना चाहिए? सर आपके लिए प्रश्न है। जी जी जी। देखिए नंदकिशोर जी, जैसा भी चर्चा हो भी रही थी कि सबसे पहले हम ऋतु के हिसाब से अपनी जीवनचर्या को अगर चेंज करते हैं तो वो बहुत बड़ा असर होता है। दूसरी चीज़ ये मानी जाती है कि जैसे कहा जाता है कि अब शीत ऋतु आ गई है तो हमें समय से उठ के और ऐसा सुबह क्या खाना चाहिए। फिर इसके अलावा ये कहा जाता है कि शीत ऋतु हो गई है तो हमें गर्म पानी से नहाना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे शरीर जो है बदलते मौसम के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है। एक चीज़ जो रहती है, आहारचर्या की बात कहेंगे कि ये हमें मानना चाहिए कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जैसे ठंड आ गई है तो हम आंवला नहीं खाएंगे कि उससे खट्टी चीज़ों से सर्दी हो जाती है, या केला नहीं खाएंगे इससे सर्दी हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है प्रकृति की कि आप ये देखिएगा कि जिस मौसम में हमें जो खाना है वो उपलब्ध होता है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हम क्या होते हैं कि हम अपना जो थोड़ा बहुत पढ़ाई या थोड़ा बहुत ज्ञान रहता है उसको प्रकृति के ज्ञान के साथ चैलेंज करते हैं। लेकिन ये मानिए कि अगर गर्मी में आम होता है तो आम, हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा है कि गर्मी में आम खाना चाहिए, उससे हमारे अंदर बहुत सारी इम्यूनिटी बूस्ट रहती है। ठंड के दिन में आंवला होता है तो ये कहा जाता है कि अगर ठंड में 4 महीने आंवला ताज़ा खाइए तो वो सबसे अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। लेकिन हम क्या होता है कि अपने इससे कि नहीं ये खाएंगे तो इससे ये हो जाएगा। बारिश में आप देखिएगा कि हमारे यहाँ शास्त्रीय रूप से ये कहा गया कि 4 महीने हरी सब्जी नहीं खाइए। उसको धर्म के इस तरह से जोड़ा गया कि जो चतुर्मास है इस तरह के हरी सब्जियां और जो ज़मीन के अंदर होने वाली सब्जियां नहीं खाएं। उसके पीछे जब साइंटिफिक रिसर्च हुई तो ये बात निकल के आई कि भी हरी सब्जी में कीड़े हो जाते हैं बारिश के दिन में। इसी तरह से ज़मीन के अंदर जो फल होते हैं उसके अंदर भी किसी तरह से बैक्टीरियाज का खतरा रहता है। तो उसको धर्म से जोड़ के हमारे यहाँ हमने जीवन शैली को हर स्तर पर धर्म से इस तरीके से जोड़ा है कि लोग उसको अपनी परंपरा के रूप में बना के अब ट्रेडिशनली चले आ रहे हैं। तो अगर हम जो हमारा परंपरागत विजडम है उसको अननेसेसरी क्वेश्चन करने के बजाय उसके पीछे का कारण समझें और उसको उसी राइट पर्सपेक्टिव में लें, तो जिससे जो हमारी परंपरागत रूप से विधा चली आ रही है वो ऋतुचर्या और आहारचर्या का पालन करें तो बहुत हद तक स्वस्थ रह सकते हैं। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो परंपरा है, वो भी प्रकृति के समीप आने का हमें संदेश देती हैं और ये प्रकृति से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। सारी की सारी बातें साइंटिफिकली प्रूवन है ये सारी चीजें। मौसमी फलों को हम जरूर खाएं, हर मौसम में जो फल आते हैं उनको हम जरूर लें ताकि इम्यूनिटी को हम अपनी एनहांस कर सकें। सर, विटामिन डी और विटामिन B12 की डिफिशियंसी यदि हो गई है तो उसको कैसे हम नेचुरली ठीक कर सकते हैं? कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपने भोजन में शामिल करना चाहिए? इस विषय पे हम आपसे बात करेंगे। उसके पूर्व हमारे साथ में माझी सर हैं। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या CBI देश में कहीं भी किसी भी अपराध का स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू कर सकता है? नहीं। CBI सिर्फ केंद्र शासित जो प्रदेश है वहाँ पे शोमोटो संज्ञान लेके, कॉग्निजेंस लेके इन्वेस्टिगेशन कर सकती है जी। पर बाकी जगहों पे हमें स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट की ज़रूरत होती है। तो आज के दिन में आप देखेंगे कि करीब 9 स्टेट जो हैं उन्होंने अपना कंसेंट CBI इन्वेस्टिगेशन से विड्रॉ किया हुआ है। तो उन राज्यों में इन्वेस्टिगेशन CBI की नहीं हो पा रही है नए केसेस की। हम उम्मीद करते हैं कि सारे स्टेट जो है वो अपना कंसेंट देंगे और तब इस तरह पूरे भारत में CBI की। सर, अब हमारे मन में जो प्रश्न आता है वो ये प्रश्न आता है कि यदि उन स्टेट्स को हम छोड़ दें, अभी वर्तमान में तेलंगाना का नाम भी आया है, जी जी, पंजाब भी इसमें है और महाराष्ट्र भी, ऐसे बहुत सारे प्रदेश हैं। वर्तमान में ही कहीं पढ़ रही थी मैं और मुझे पता चला कि तेलंगाना ने भी इस तरह से कि जब तक CBI वहां से कंसेंट नहीं लेती कोई इंक्वायरी, कोई जांच नहीं कर सकती है। पर यदि
हम अपने प्रदेश की बात करते, मध्य प्रदेश की बात करते, मध्य प्रदेश में यदि सीबीआई को कहीं पे समझ में आता है कि यहाँ पर करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है इस विभाग में, या विभाग से संबंधित ये व्यक्ति, तो क्या सीबीआई एक्शन ले सकती है बिना किसी कंप्लेंट के? है ना, बिना कंप्लेंट की तो सोर्स इंफॉर्मेशन पे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करती है। कंप्लेंट हमेशा जरूरी नहीं है। नहीं जी। लेकिन एक चीज़ आपको समझना होगा कि सीबीआई की जो रीच है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थाएं हैं, वहाँ तक है जी। जो स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारियों के खिलाफ या स्टेट गवर्नमेंट से जुड़े मामलों की जांच करने के लिए जी। दो तरीके हैं। एक कि जो माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, अगर वो ऑर्डर करती हैं तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर पाएगी बिना स्टेट के कंसेंट के। जी। या कई बार ऐसा होता है कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करती है और फिर ड्यू नोटिफिकेशन जो डीएसपी एक्ट में किया जाता है, तो अगर दोनों राज्य और केंद्र की सहमति हो तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन पर्टिकुलर मामले में हो पाती है। जी जी। अभी मतलब रिसेंटली आप देखेंगे एक ऐसा ही केस था, नेमावर मर्डर केस। जी 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 बिल्कुल। जी। तो नेमावर में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हो गई थी। तो उस केस की जो इन्वेस्टिगेशन है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने किया है और सीबीआई ने उसमें चार्जशीट फाइल किया है। इसमें राज्य सरकार ने अपना मतलब नोटिफिकेशन जारी किया था डीएसपी एक्ट में, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी फिर बाद में नोटिफिकेशन जारी किया और स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट को माना। तो इस तरह से सीबीआई का जांच स्टेट से जुड़े या जो जहाँ पे स्टेट पुलिस के जुरिडिक्शंस आते हैं उन मामलों का भी जांच किया जा सकता है। पर उन जब तक वो इन्फॉर्म नहीं करेंगे तब तक हम एक्शन नहीं ले सकते। नहीं, सिर्फ इन्फॉर्म नहीं, इन्फॉर्म और अपना कंसेंट देंगे और केंद्र को रिक्वेस्ट करेंगे, और केंद्र अगर उस रिक्वेस्ट को मान लेती है तो फिर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। या कई बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमें डायरेक्शन देती है कि सीबीआई जांच हो पर्टिकुलर मामले में, तो हम जांच करते हैं। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सर आपने दी। अब उसके बाद हमारे दिमाग में एक और प्रश्न आता है कि क्या कोई व्यक्ति डायरेक्टली सीबीआई में किसी भ्रष्टाचार या किसी करप्शन या किसी क्राइम से संबंधित कंप्लेंट कर सकता है? यदि हाँ, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होती है? पर इस क्वेश्चन को कुछ देर बाद हम आपसे इसके आंसर को जानना चाहेंगे। उसके पहले हमारे साथ पंकज सर हैं। सर, आपकी ओर रुख करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे सर हम कि योगा से लाइफस्टाइल के लिए हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, किस तरह से योगा हमारी जिंदगी में महत्वपूर्ण होता है। और जो पूर्व में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विटामिन डी और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी यदि किसी व्यक्ति को है तो बिना मतलब किसी तरह के एलोपैथिक ट्रीटमेंट को लिए बिना, किसी मेडिसिन को लिए बिना कैसे हम दूर कर सकते हैं? 2 बातें आपने पूछी। पहले मैं योगा के ऊपर बताऊं। योगा भी हमारा जो परंपरागत रूप से वो हमारी चिकित्सा पद्धति का ही एक हिस्सा है, बल्कि चिकित्सा पद्धति से ज़्यादा हमारी जीवन शैली का हिस्सा है। पतंजलि ने योग शास्त्र लिखा, उसकी पूरी वर्ल्ड ओवर साइंटिफिक और रिसर्च की अपनी महत्व है जी। भारत सरकार ने भी इसके योगा के महत्व को पहचाना और हम लोगों ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उसको उठाया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसकी रिकॉग्निशन की और आपने देखा होगा कि 21 जून को विश्व योग दिवस मनाने जाने लगा। उसका परिणाम ये हुआ है कि अभी तक जो विदेशों में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छुटपुट जगह पे जो कार्य होते थे, इसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में इस बार 21 जून का लगभग 120-130 देशों में बहुत अच्छे बड़े पैमाने पे प्रचार प्रसार हुआ। और इसके कारण ये हुआ है कि योग से हम लोगों ने इम्यूनिटी, योग से 2 चीज़ें हैं। एक तो फिटनेस वाला है कि हम सामान्य रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। योग के साथ ध्यान से हम मानसिक रूप से भी हमारा मानसिक एकाग्रता और मानसिक संतुलन, मानसिक स्ट्रेंथ डेवलप होती है। और दूसरी चीज़ें हैं कि जिस तरह के रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होनी चाहिए वो विकसित होती है जी। डिप्रेशन आजकल बड़ा कॉमन सा टर्म है जो सुनने में देखने में चला आ रहा है कि लोगों को स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया लाइफस्टाइल के कारण। क्या डिप्रेशन और स्ट्रेस को भी हम कम कर सकते हैं योगा से? और जो एक क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था सर, विटामिन डी और विटामिन B12 को नेचुरली हम कैसे ठीक कर सकेंगे? तो देखिए, सबसे बड़ी जो फिर हमारे कॉलर भी आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। जैसे विटामिन डी की आपने बात की, तो आप ये मानिए कि हमारे भगवान ने जो हम लोगों को दिया है, जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं वो सब निःशुल्क हैं जी। होता क्या है कि हम लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। सबसे ज़्यादा हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसके लिए हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता। इसके बाद हमको पानी की ज़रूरत होती है, पानी भी
मोर और लेस निःशुल्क मिलता है। बिल्कुल। इसके बाद भी जो खाद्य पदार्थ हैं वो आप देखिएगा जो प्रकृति में उपलब्ध हैं, आप फल फूल खाइए, सब्जी खाइए, वो सब बहुत सस्ते या इजीली अवेलेबल हैं। लेकिन हम क्या होता है कि जो प्रकृति द्वारा हमको दिए हैं, हम उन चीज़ों को छोड़ के और आर्टिफिशियल चीज़ों में जाना चाहते हैं। तो विटामिन डी की जो आप बात कर रही हैं, विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स रहता है कि आप अगर एक घंटे तो आधे घंटे अगर आप इन 4 महीने सर्दी के 4 महीने अगर आप आधे घंटे भी धूप में बैठ जाते हैं तो आपको साल भर दिक्कत नहीं आएगी। जी जी सर, हमारे कॉलर हमसे जुड़े हैं, हम चाहेंगे वो। हेलो हेलो, मैं डॉक्टर प्रदीप साहब बोल रहा हूँ भोपाल से। प्रदीप जी, प्रश्न पूछें अपना। जी जी जी, सबसे पहले आप सभी को सरदार लौह पुरुष जो वल्लभ भाई पटेल है उनकी जन्म तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं, जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा एक प्रश्न जो है प्रमोद मांझी जी से है और दूसरा प्रश्न जो है पंकज शर्मा जी से। जी तो प्रमोद जी से मेरा प्रश्न यह है हाँ। कि स्टेट लेवल पर क्या सीआईडी भी एंटी करप्शन एजेंसी के रूप में काम करती है? ये इसका आंसर है। एक बार अपना सवाल दोहराएं प्लीज। आप अपना सवाल दोहराएं प्रमोद जी, आप अपना सवाल एक बार। सीआईडी स्टेट लेवल पर सीबीआई की तरह एंटी करप्शन एजेंसी के रूप में काम करती है? और एक मिनट, और दूसरा एक मिनट दूसरा प्रश्न मेरा पंकज जी से है कि जैसे कि एलोपैथिक सिस्टम में इन्फेक्शन होने के बाद या महामारी आने के बाद वायरस से उसके अगेंस्ट में वैक्सीन बनाई जाती है, इस तरह का कोई सिस्टम आयुष में भी है क्या? मैं आपका सवाल जो भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत को लेकर के है सीबीआई के बारे में, तो ये बता दें कि केंद्र सरकार के जो ऑफिसेस हैं, बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो केंद्र सरकार की है, रेलवेज हैं, ये सारे इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सारे डिपार्टमेंट जो केंद्र सरकार से जुड़े हैं, उनकी शिकायत आप सीबीआई एंटी करप्शन ब्रांच भोपाल में अगर भ्रष्टाचार की है तो कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, भ्रष्टाचार संबंधी कंप्लेंट करने के लिए भी व्यवस्था है। आप स्टेट की विजिलेंस डिपार्टमेंट को अप्रोच कर सकते हैं। CID is acting as CBI. He is asking CID is acting as CBI. नहीं, सीआईडी स्टेट गवर्नमेंट की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है। सीबीआई और सीआईडी थोड़े एक जैसे नाम लगते हैं, कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, पर सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और सीआईडी जो स्टेट गवर्नमेंट की संस्था है जिसे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट कहते हैं। जनरली वहाँ जो स्पेशल क्राइम की जो जांच होती है वो सीआईडी में होती है। जी, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी तरह से सर आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया। सर आपसे जानना चाहेंगे हम कि इन्होंने पूछा कि क्या कोई वैक्सीन जो है वो आयुर्वेदा में भी बनाया जा रहा है? नहीं, ऐसा वैक्सीन जैसा तो अभी कोई वो नहीं है। हम लोग मुख्यतः जो आपके हिस्से बताए थे कि भाई आहारचर्या, ऋतुचर्या, दिनचर्या और इन सब चीज़ों को मिला के पूरा एक स्वस्थ जीवन शैली के ऊपर फोकस रहता है। जी, यानी लाइफस्टाइल को चेंज करके, लाइफस्टाइल पे बात करके, डाइट पे बात करके और कहीं ना कहीं इम्यूनिटी पे बात करके, इम्यूनिटी को हम अपनी ठीक करके स्वतः ही बीमारियों से दूर रह सकते हैं और ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन इसी तरह से कार्य करता है। सर आप आए हमारे स्टूडियोज में, आपने अपना वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम नमस्कार एमपी से जुड़े हुए हैं आप सभी। हम आपको बता दें कि हमारा ये प्रोग्राम लाइव फोन इन प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम सोमवार से शुक्रवार तक 12 बजे से 1 बजे तक प्रसारित किया जाता है। इसके साथ ही शाम 8 बजे भी आप इस प्रोग्राम को लाइव इसका रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में जरूर जुड़िए। हमारे कुछ टेलीफोन नंबर्स भी लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। एक बार फिर से हम आपको बता दें 075526600049 ये हमारा नंबर है। इसका इस्तेमाल करके आप हमसे हमारे आज के इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। साथ ही हमारा एक टोल फ्री नंबर 1800-233-0040, इस नंबर का इस्तेमाल करके भी हमारे आज के लाइव फोन इन प्रोग्राम में आप जुड़ सकते हैं। इसके पहले कि चर्चा के इस दौर को हम आगे बढ़ाएं और प्रमोद मांझी सर आज हमारे साथ में, उनसे हम बातचीत करें। एक बार फिर से स्टूडियो से बाहर हम आपको ले जाते हैं और आइए चलते हैं एक बार फिर गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ा हुआ एक वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास दूरदर्शन का।
माननीय प्रधानमंत्री जी सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैच्यू पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हम सभी की ओर से सभी भारतवासियों के लिए आज बेहद गर्व के पल है। आज यानी 31 अक्टूबर को पूरे भारत में मनाया जा रहा है एकता दिवस। भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम भारत सरकार के प्रथम गृह मंत्री रहे हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। सारी रियासतों को एक करा है, अखंड भारत के प्रवर्तक जिन्होंने भारत को हमेशा एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया है, एक रूपता भारत में देखने की कोशिश की है। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को हम सभी मना रहे हैं एकता दिवस के रूप में। और आज से विजिलेंस अवेयरनेस वीक की भी शुरुआत हो चुकी है। हम आपको बता दें कि 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक मनाया जाता है विजिलेंस अवेयरनेस वीक। जी हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्मदिन होता है उससे ही वह सप्ताह शुरू होता है विजिलेंस अवेयरनेस वीक का। और आज से शुरुआत हो चुकी है विजिलेंस अवेयरनेस वीक यानी सतर्कता जागरूकता सप्ताह की। इस विषय से संबंधित बात हम कर रहे हैं आप सबके साथ में। हमारे साथ में हमारे आज के इस प्रोग्राम में एक और हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में है अनुभा श्रीवास्तव जी। जी मैडम, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार एमपी कार्यक्रम में बहुत स्वागत है आपका। मैडम, सबसे पहले आइए क्यों ना शुरुआत की जाए आपकी एक प्यारी सी कविता के द्वारा। ओके। आज जैसा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के उपलक्ष्य में हम अपने कुछ विचार रखना चाहेंगे और उनको नमन करना चाहेंगे, तो मैं कुछ पंक्तियां आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। 31 अक्टूबर नाडियावाड में जन्मे लौह पुरुष कहलाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 31 अक्टूबर नाडियावाड में जन्मे लौह पुरुष कहलाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। देशभक्ति थी जिनके रंग में, देशभक्ति थी जिनके रंग में बापू के अनुयायी थे। वाणी में थी सिंह गर्जना देश के लाल कहलाए थे। देशभक्ति थी जिनके रंग में बापू के अनुयायी थे। वाणी में थी सिंह गर्जना देश के लाल कहलाए थे। नेतृत्व शक्ति से दूरदर्शिता को उनने ही अपनाया था। नेतृत्व शक्ति से दूरदर्शिता को उनने ही अपनाया था जी। अखंड भारत को असली जामा उनने ही पहनाया था। अखंड भारत का असली जामा उनने ही पहनाया था। कठिनाई में बचपन बीता संघर्षों से नाता था। कठिनाई में बचपन बीता संघर्षों से नाता था। सरल हृदय त्याग समर्पण मूल मंत्र ही नारा था। सरल हृदय त्याग समर्पण मूल मंत्र ही नारा था। देश के लाल कहलाने वाले वल्लभ भाई पटेल थे। सादा जीवन उच्च विचार से सत्याग्रह को सफल किया। सादा जीवन उच्च विचार से सत्याग्रह को सफल किया। ना बम गिराया ना खून किया, अहिंसा से ही काम लिया। ना बम गिराया ना खून किया, अहिंसा से ही काम लिया। एक कर दिया राजाओं की तलवारों को, एक कर दिया राजाओं की तलवारों को। एक कर दिया जिसने देश के एकता के तारों को। एक कर दिया राजाओं की तलवारों को। एक कर दिया जिसने देश की एकता के तारों को। बिखरे भारतवर्ष भ्रांतियों को जिसने ही तोड़ा था। बिखरे भारतवर्ष की भ्रांतियों को जिसने तोड़ा था। करों को करने वाले कम राष्ट्रनायक कहलाए थे। करों को कम करने वाले राष्ट्रनायक कहलाए थे। आओ मिलकर नमन करें हम उसे देश के लाल को। आओ मिलकर नमन करें हम देश के उस लाल को। लौह पुरुष कहलाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल। वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत खूब बातें अनुभा श्रीवास्तव जी ने अपने शब्दों को कविता के माध्यम से पिरोने का प्रयास किया। बहुत सुंदर आपने बातें कही। और निश्चित ही हमारे देश की सभ्यता परंपरा ही कुछ ऐसी है जो ये कहती है कि हर हाथ में हो खंजर नफरत दिलों दिलों में। हर हाथ में हो खंजर नफरत दिलों दिलों में। बेशक मेरी तुम्हारी ये सभ्यता नहीं है। तो सत्यम शिवम सुंदरम की हम बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं, एकता की बात हम करते हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2047 में जो भारत है वो पूर्णतः विकसित राष्ट्र बनेगा, हर तरह से सबल होगा, सक्षम होगा। उनका ये सपना तभी
सार्थक हो सकता है, पूरा हो सकता है जब हम सभी एकता के सूत्र में बंध जाएं। इसके पहले कि हम आपसे बात करें, प्रबोध माझी सर हमारे साथ में हैं, उनसे हम चर्चा के इस दौर को आगे बढ़ाएं। हमारे साथ हमारे एक विशेषज्ञ हमसे फोन पर जुड़ चुके हैं, आइए हम उनसे बात करेंगे। हेलो। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। स्वागत है सर आपका हमारे इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में। नमस्कार एमपी कार्यक्रम से आप जुड़े हुए हैं। धन्यवाद सर, विजिलेंस अवेयरनेस वीक हम मना रहे हैं, क्या उद्देश्य है विजिलेंस अवेयरनेस वीक को मनाने का? साथ ही इस वर्ष की जो थीम है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जी, सतर्कता जागरूकता सप्ताह जो है वो प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस को समर्पित करके केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार हर वर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य यही है कि हम आम नागरिकों में करप्शन या भ्रष्टाचार को कैसे कम किया जाए, उनमें एक ऑनेस्टी का इनकलकेट कैसे की जाए, उसका उनके अंदर ताकि ईमानदारी समाए, ये इसी उद्देश्य के साथ ये हर वर्ष मनाया जाता है जी। और इस साल की थीम जो है वो है भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत। भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत इस वर्ष की थीम है विजिलेंस अवेयरनेस वीक की। अजमेरा जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि यदि हम बात करते हैं भ्रष्टाचार की बैंकों में, तो बैंकों में किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, उसकी जानकारी यदि किसी व्यक्ति को है तो कहाँ शिकायत कर सकता है, और विजिलेंस ऑफिसर्स का क्या रोल रहता है बैंक में? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरबीआई के निर्देशानुसार बैंक की वेबसाइट जो होती हैं, अलग अलग बैंकों की जो वेबसाइट है, उन पर ग्रीवेंस रिट्रेसल मैकेनिज्म करके एक लिंक दिया जाता है जी। प्रथम, आप सबसे पहले अगर कोई शिकायत है तो आप वहां कर सकते हैं। दूसरा जो है, आपको इसमें आपको आइडेंटिटी अपनी बतानी पड़ेगी और जो शिकायत है वो डालनी पड़ेगी जी। इसका जो दूसरा एक केंद्रीय सतर्कता आयोग ने जो निर्देशानुसार एक PIDPI यानी पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन इन्फॉर्मर जी, जो एक संकल्प रेजोल्यूशन है, उसके अंतर्गत आप सीधे सचिव केंद्रीय सतर्कता आयोग नई दिल्ली को आप एक सील्ड एनवेलप में अपनी कंप्लेंट लिखकर भेज सकते हैं जी। इसमें भी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कोई भी बेनामी या छद्मनामी जो कंप्लेंट होती है उनको शामिल नहीं किया जाता है जांच में, तो आपको आइडेंटिटी अपनी देनी पड़ेगी। लेकिन इस रेजोल्यूशन के अंतर्गत, पीडीपी रेजोल्यूशन के अंतर्गत, इन्फॉर्मर की जो आइडेंटिटी रहेगी, जो पहचान रहेगी, वो गुप्त रखी जाएगी और उसकी प्रोटेक्शन की भी पूर्ण जिम्मेदारी जो है वो सतर्कता आयोग की ही रहेगी जी। क्या सुझाव देना चाहेंगे सर? आप विजिलेंस सप्ताह चल रहा है, लोग कैसे जागरूक रहें, कैसे सतर्क रहें? यदि हम बैंकों की बात करते हैं, चूंकि आप विजिलेंस ऑफिसर हैं, तो किस तरह से आप क्या बोलेंगे, क्या संदेश देंगे? जी जी जी, विजिलेंस ऑफिसर का रोल जो है वो जांच अधिकारी का है। कोई भी अगर कंप्लेंट हमें रिसीव होती है तो हमारा काम जो होता है उसकी जांच करके अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रेषित करने का रहता है। तो मैं अपनी तरफ से जनता को यही कहना चाहूंगा कि हम भ्रष्टाचार को सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन से रोक सकते हैं। आपके आसपास कहीं भी ऐसा कुछ आप देखते हैं, उसकी शिकायत करिए, अलग अलग चैनल हैं उनके माध्यम से करिए। देखिए, भ्रष्टाचार यानी करप्शन करना या पैसे देना या लेना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आता है, तो ना हम पैसे दें ना लें, बस यही संदेश में देना चाहूंगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित अजमेरा जी, यूको बैंक विजिलेंस ऑफिसर हमसे जुड़े थे। आपका समय देने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए रोहित अजमेरा जी बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में को हम विस्तार देंगे और हम फिर से रुख करेंगे। हमारी कवित्री यहाँ पर बैठी हुई हैं, अनुभव श्रीवास्तव जी यहाँ पर हैं। मैडम, हम चाहेंगे कि आप बताएं किस तरह का साहित्य लिखना आप पसंद करते हैं? गद्य में आपकी विधाएं होती हैं या पद्य में आपने आपकी विधाएं? मैं दोनों में ही लिखती हूँ। अभी जैसा सर ने बताया, भ्रष्टाचार ये एक अहम मुद्दा है जी। मतलब सभी विभागों में, सब जगह ही मतलब भ्रष्टाचार बहुत ऊंचे स्तर पर फैल रहा है, तो मैं उस पर कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी। स्वागत है। मैं अपने शब्द रख रही हूँ
कि कितना अच्छा हो, कितना मज़ा आए, कितना अच्छा हो, कितना मज़ा आए कि पूरे देश में एक दिन, कि पूरे देश में एक दिन, सिर्फ एक दिन भ्रष्टाचार मुक्त दिवस हो जाए। ओहो, क्या बात है जी। कितना अच्छा हो, कितना मज़ा आए कि पूरे वर्ष में एक दिन, सिर्फ एक दिन भ्रष्टाचार मुक्त दिवस हो जाए। वाह, क्या बात है जी। लोग कार्यालयों में जाएं, लोग कार्यालयों में जाएं, बिना दिक्कत के काम करवाएं। जी एक दिन तो दलालों को आराम मिले। बिल्कुल, क्या बात है। लोग कार्यालयों में जाएं, बिना दिक्कत के काम करवाएं, एक दिन तो दलालों को आराम मिले। उस दिन कहीं घोटाला ना हो, वाह, उस दिन कहीं घोटाला ना हो, भ्रष्ट लोगों का बोलबाला ना हो। हर विभाग मुस्तैदी से काम करे, हर विभाग मुस्तैदी से काम करे, एक दिन तो देश का विकास करे। वाह, क्या बात है। हर विभाग मुस्तैदी से काम करे, एक दिन तो देश का विकास करे। अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो ये देश स्वर्ग बन जाए। क्या बात। अगर ऐसा हो जाए तो ये देश स्वर्ग बन जाए। कितना अच्छा हो, कितना मज़ा आए कि पूरे वर्ष में एक दिन, सिर्फ एक दिन भ्रष्टाचार मुक्त दिवस हो जाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और वाकई ये सच है कि यदि हम संकल्प लें कि ना तो हम स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे और आसपास यदि कहीं भ्रष्टाचार होता दिखेगा तो उसकी शिकायत हम संबंधित विभाग तक पहुंचाएंगे, तो निश्चित ही मुझे लगता है कि काफी सारी परेशानियां तो यहाँ से दूर हो जाएंगी। जी। बिल्कुल बिल्कुल। ये अभी सर ने जो भ्रष्टाचार का पॉइंट लिया ना जी, तो मेरे मन में विचार आया कि मैं भी क्यों ना अपने शब्द रखूं। बिल्कुल। और सबके आज चूंकि सामने। दिन ही है विजिलेंस सतर्कता की, यदि हम बात कर रहे हैं, विजिलेंस अवेयरनेस वीक की बात कर रहे हैं, सतर्कता की यदि हम बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की हम बात कर रहे हैं, आज हमारे साथ में एक बहुत अच्छा संयोग है कि आज हमारे साथ में प्रमोद कुमार मांझी, डीआईजी एंड हेड ऑफ ब्रांच सीबीआई एंटी करप्शन ब्रांच भोपाल आज मौजूद हैं। तो निश्चित ही आज हमारा सौभाग्य है सर आपको हमारे स्टूडियोज में पाकर। सर, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कोई आम आदमी की यदि हम बात करते हैं तो जनरली पता नहीं क्यों लोग घबराते हैं, वो अपने आसपास बहुत सारे भ्रष्टाचार, बहुत सारे क्राइम होते देखते हैं, पर उन्हें लगता है हमारी तो कोई सुनने वाला है नहीं, हम अपनी शिकायत कैसे भेजें, क्या करें। तो यदि कोई आम आदमी किसी अपराध की जांच के लिए सीधे सीबीआई में कोई कंप्लेंट करना चाहे या एफआईआर करना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसीजर हो सकती है? पहली बात तो हम आम नागरिकों को ये बताना चाहेंगे कि आप बिल्कुल ही सीबीआई में कंप्लेंट करें, खुल के कंप्लेंट करें भ्रष्टाचार के खिलाफ जी। और अगर आपको लगता है कि एक फील लेना चाहते हैं तो हम आमंत्रित करते हैं कि हमारे सीबीआई के भोपाल स्थित ऑफिस में जाएं। इनफैक्ट भारत के किसी भी ऑफिस में आप जाएं जी। तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारी प्रणाली क्या है, और आप यदि कंप्लेंट करेंगे तो सीबीआई निश्चय रूप से दक्षतापूर्वक उस पर कार्रवाई करेगी, यथोचित कार्रवाई करेगी, और अगर ये केस करने लायक है तो करेगी। जहाँ तक सर ये हम अपने दर्शकों को बता दें, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात अभी सर बता रहे हैं कि यदि कोई आम व्यक्ति भी किसी भी करप्शन की, भ्रष्टाचार की, किसी क्राइम की कंप्लेंट करवाना चाहता है तो सीबीआई ऑफिस तक जाकर अपनी शिकायत, अपनी कंप्लेंट को वहां पर दर्ज करवा सकता है। और अगर आप नहीं आना चाहते हैं तो भी हमारे पास व्यवस्था है। सीबीआई एसीबी भोपाल में भ्रष्टाचार संबंधी कंप्लेंट करने के लिए जी। हमारा जो नंबर्स हैं, लैंडलाइन नंबर और मोबाइल नंबर और ईमेल, आप इन तीनों पे हमें संपर्क कर सकते हैं, अपना मैसेज दे सकते हैं जी। ये नंबर्स मैं दर्शकों के लिए, आप इजाज़त दें तो मैं बता दूं उनको। जरूर। ये एसटीडी कोड है 0755 और नंबर्स हैं 243-0303, 243-1313 और मोबाइल नंबर है 9425600070। इसके अलावा हमारा ईमेल आईडी है जो हेड ऑफ द ब्रांच सीबीआई एसीबी भोपाल का ईमेल आईडी है hobacbpl@cbi.gov.in। और इस तरह की सारी जानकारियाँ सीबीआई की जो वेबसाइट है www.cbi.gov.in, अगर आप उस पर लॉग करेंगे तो आपको सारी जानकारियाँ मिलेगी। आपके मन में जितने प्रश्न आते हैं उसके भी उत्तर मिलेंगे। सर, और फिर भी कोई कमी रह जाए, एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें, यदि हमारे कोई दर्शक, हमारे कोई व्यूअर्स ये नंबर नोट नहीं कर पाए तो एक बार फिर से हम उनको बता दें कि जो भोपाल का कोड है वो है 0755। सीबीआई का जो ऑफिस है
वहां का नंबर जहां पर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। यदि आप ऑफिस नहीं भी आना चाहें सीबीआई के, तो आप इन टेलीफोन नंबर के थ्रू भी शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं। 0755 243 0303। साथ ही एक और नंबर 243 1313। एक बार फिर रिपीट करूंगी, 0755 243 0303 243 1313। ये नंबर, इन पर भी आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। मोबाइल नंबर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ज़्यादातर लोग मोबाइल नंबर यूज करते हैं, सर, तो एक मैं बार- दोहरा जी। देता हूं। ये नंबर प्लीज़ नोट कर लें, अपने मोबाइल में सेव कर लें। अगर भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है तो ये नंबर्स बहुत काम आएंगे आपको, स्पेशली सीबीआई एसीबी भोपाल में जब भी कंप्लेंट करना हो, ये नंबर प्लीज़ करें आप। आम जनता से ये आग्रह। जी। 9425 60007। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9425 60007। जी। धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी सर, और इन नंबरों का निश्चित ही आम जनता को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। कैसे वो सीबीआई तक पहुंच सकते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। जी जी। सर, यहाँ एक और हम आपसे बात करना चाहेंगे, उसके बाद में हम अनुभव श्रीवास्तव जी की तरफ रुख करेंगे, उनकी कविता हम सुनना चाहेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आम व्यक्ति की जो आइडेंटिटी है उसको गोपनीय रखा जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण, शिकायतकर्ता जो है, क्या उसकी आइडेंटिटी को गोपनीय रखा जाएगा? क्योंकि लोग इसलिए भी डरते हैं कि हमें पहचान ना पता चल जाए। जी नहीं, हमारे पास ये इस तरह ना कंप्लेनेंट की दो कैटेगरी है। जी एक जो है जो अपना नाम नहीं छुपाना चाहते हैं, जी। तो वहाँ तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्या उस समय लेकिन- कोई प्रोत्साहन राशि वगैरह दी जाती है? हमें ये साहस- इसका जवाब देना चाहूँगा, जी। लेकिन मैं एक दूसरी कैटेगरी ये है कि अगर किसी कारण से, किसी भय में, किसी दबाव में, या आप नहीं चाहते हैं कि अपना नाम डिस्क्लोज करें, तो इसकी भी व्यवस्था हम करते हैं। और लेकिन उसके लिए आपका नाम मुझे मालूम होना चाहिए, ऑफिस को। जी। हाँ, क्योंकि सीबीसी के गाइडलाइन के हिसाब से जो सिडोनिमस और एनोनिमस, जी। जो बेनामी और छद्मनामी कंप्लेंट है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे सीबीआई को अपना नाम, पता और डिटेल्स बता के कि आप हमारा नाम और पता, ये सारी सूचनाएं गुप्त रखें, तो हम गुप्त रखते हैं उसको। जी। जरूरी नहीं कि हम उसको रिवील करें। जी। दूसरी चीज आपने पूछा हमें कि यदि कोई कंप्लेंट करता है सीबीआई में जी। और अपना नाम भी डिस्क्लोज करता है, तो क्या कोई ऐसी उनके साहस को बढ़ावा देने के लिए क्या कोई प्रोत्साहन राशि वगैरह की व्यवस्था की नहीं, गई? हम लोग भ्रष्टाचार संबंधी सूचना देने के लिए तो कोई प्रोत्साहन की राशि या पुरस्कार नहीं देते हम। जी। मैं सोचता हूं कि जो कंप्लेनेंट है या सूचना करता है, उनके इस भ्रष्टाचार संबंधी सूचना पे जो हम दक्षता पूर्वक काम करते हैं, ये हमारे तरफ से पुरस्कार है। लेकिन इसके अलावा जो पुरस्कार की व्यवस्था है, कई ऐसे केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम पुरस्कार की घोषणा करते हैं कि अगर अमुक व्यक्ति के बारे में आप कोई सूचना दे दें, जो भगौरा है उसके बारे में सूचना दे दें, जो अपराधी है उनके बारे में कोई सूचना दे दें, तो हम इसकी घोषणा करते हैं। तो जो घोषित इनाम है वो हम अपने सूचनाकर्ता को जरूर देते हैं। जी, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम नमस्कार एमपी में जुड़े हुए थे प्रमोद कुमार मांझी। आप डीआईजी एंड हेड ऑफ ब्रांच सीबीआई एंटी करप्शन ब्रांच भोपाल से हैं। आज आपने अपना कीमती वक्त हम सबको दिया और इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे लिए बताई। सर, बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। और आइए, इसके पहले कि हम कार्यक्रम को विस्तार दें, हम आपको बता दें कि हमारे साथ में अनुभव श्रीवास्तव जी भी हैं। चलते चलते आए उनकी एक कविता भी हम सुनेंगे। जी, जैसा कि मैं ये बताना चाहूँगी कि व्यक्ति आजकल बहुत टेंशन में जी रहा है। आज क्या है, कल क्या होगा, ये सब चीज़ों में वो चिंतित है। जी, तो मैं बताती हूँ मैडम, आपकी कविता हम सुनेंगे कुछ देर के पश्चात। उसके पहले आइए, जाते जाते हम आपको अखबार की सुर्खियों पे भी हम कुछ नजर डाल देते हैं। भोपाल के प्रमुख अखबारों की कुछ सुर्खियां आप तक पहुंचाने का प्रयास। स्वच्छता का 7वां रंग यानी साफ हवा, इसके लिए डेवलप किए जाएंगे 7 नए सिटी फॉरेस्ट, 1 लाख पौधे रोपने का टारगेट। 15 साल बाद अक्टूबर सबसे ठंडा, रात का औसत तापमान सबसे कम 18.8 डिग्री रहा टेम्परेचर। 26 से 30 साल की महिलाओं में भी बचत की ललक।
झूलते पुल से टूटी सांसें, 100 की मौत। मृतकों में महिलाएं और 30 से ज्यादा बच्चे। गुजरात के मोरबी में 140 साल पुराना केबल ब्रिज टूटा। मध्य प्रदेश में बनी बांस की ब्लेड से पवन ऊर्जा बनाएगा डेनमार्क। 5 महीने बाद भी पुलिस और स्कूल शिक्षा विभाग को नहीं पता चल सका भोपाल में चल रहे कुल कितने मदरसे। डॉक्टर के मकान पर कब्जा, बोली नाना से वसीयत में मिला। फैक्ट्री मालिक ने अतिक्रमण हटाने को कहा तो होटल संचालक ने उनकी कार में आग लगा दी। आचार संहिता के कारण रुका था सड़क निर्माण, आज तक शुरू नहीं हुआ। पानी के इंडिविजुअल कनेक्शन भी नहीं मिले। मंत्रालय में नौकरी का झांसा देकर युवती से ठगे लगभग 1.5 लाख रुपए। बच्चों ने वॉकेथॉन से दिया मैसेज, बीमारी नहीं एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, डिसलेक्सिया। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री उतार पर, दुनिया भर में नई कंपनियों से 93,000 कर्मचारियों की छटनी। खराब फील्डिंग से हारा भारत, टूर्नामेंट की पहली हार। पर्थ की तेज विकेट पर सफल रहा पाक का पेस अटैक, टीम को टूर्नामेंट की पहली जीत मिली। आयरलैंड से नहीं हारा ऑस्ट्रेलिया, रेस में बने रहने के लिए जीत जरूरी। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले कार्यक्रम में जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें यानी दूरदर्शन मध्य प्रदेश की पूरी टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।